सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्णाः संस्कृत वर्णमाला को अल भी कहते हैं। वर्णा के अंतर्गत हम देखेंगे कि संस्कृत में जो वर्णमाला है उसे में हम संस्कृत वर्णों को हम संस्कृत में अल शब्द भी हम कहते हैं कि और विभिन्न ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। हमारे मुख के द्वारा जो जितनी भी ध्वनियाँ निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। ध्वनियों का जब संयोग होता है तो उनसे क्या हमारे शब्द थे। संयोग मतलब ध्वनियाँ, हम अलग अलग प्रकार के शब्द वर्ण को अगर हम आपस में जोड़कर बोलते हैं तो वो क्या है, एक शब्द बन जाता है। कोई वर्ण है और हम उसे अलग अलग यानी कि अलग कोई दोनों, एक वर्ण अलग है और एक वर्ण अलग है, अगर हम दोनों को मिलाकर अगर बोलेंगे तो वो शब्द बन जाएगा। संस्कृत में इन 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त हैं, यानी कि संस्कृत में कितने 48 वर्ण हैं और उनको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर यानी कि स्वर जो हिंदी में और संस्कृत में हमारे स्वर व्यंजन होते हैं ना, उस प्रकार से ये स्वर हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे स्वराह। स्वराह यानी कि स्वर, स्वराह का हिंदी में क्या होता है? स्वर। संस्कृत में 13 स्वर है और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि संस्कृत में कितने स्वर है हमारे? संस्कृत हिंदी में दोनों में 13 है और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है ना। और इसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, छोटा ऊ, री, री। ये क्या है? 5 ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। यानी कि ये 5 ह्रस्व स्वर हैं और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई यानी कि एक मात्रा अगर हम लगा रहे हैं तो उसके समान सिर्फ इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय सिर्फ लगता है। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घाः स्वराः यानी कि दीर्घ स्वर। दीर्घा स्वराः यानी कि दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 8 दीर्घ स्वर हैं। ये कितने हैं? 8। और ये 8 दीर्घ स्वर हैं और इनकी मात्रा में इनका जब उच्चारण करेंगे तो कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 2 मात्राओं का समय इसमें लगता है कि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। तो ये कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है। अब अगला है हमारा प्लुता स्वराः यानी कि प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत हम कौन से शब्दों को देखते हैं कि अ, ई, ऊ, री, री, ए, ऐ, औ, औ। ये क्या है? ये सब क्या है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है ना। और जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हम किसी को बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और हम बुला रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, या फिर हम किसी को कह रहे हैं कि इधर आ जा, है ना, यहाँ पर आ, इधर आ जा, किसी को बुला रहे हैं अगर हम, जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। या फिर जैसे कोई उच्चारण है तो हम अगर बोल रहे हैं, अगर उच्चारण कर रहे हैं किसी चीज़ का, मंत्र उच्चारण होता है या ओम का उच्चारण है, तो ये सब में समय लगता है। 3 मात्राओं का ये सूचक है कि 3 मात्राएं समय इसमें लगता है। भले और ज़्यादा लग जाए लेकिन 3 मात्रा का तो इसमें समय लगता ही है। जैसे कि
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ओम। ओम शब्द को हम बोलते हैं तो ओ करके हम जब लंबा खींचते हैं ओम बोलते हुए तो कितना उसमें ज़्यादा ही समय लगता है। तो स्वर हमारे कितने हो गए 13, और इसमें हमारे ह्रस्व स्वर में हमें कितनी 1 मात्रा का समय लगता है उसको बोलने के लिए, और दीर्घ स्वर बोलने के लिए हमें 2 मात्राओं का समय लगता है। लेकिन प्लुता स्वरों को बोलने के लिए 3 मात्राओं से भी अधिक का समय उसमें लगता है। तो ये हमारे स्वर पूरे हुए। अब हम देखते हैं व्यंजनानि यानी कि व्यंजन। संस्कृत में कितने 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण जो है व्यंजन है हमारे, तो अगर हम उनको बोलें उनका उच्चारण करें तो वो स्वरों की सहायता से ही होता है, क्योंकि अ आ ई ये सभी व्यंजन के अंतर्गत शब्द जो हम पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत ये उस शब्द उस वर्ण के पीछे आते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन के उच्चारण में यानी कि व्यंजन को जब हम व्यंजन बोलते हैं उसका उच्चारण हम करते हैं तो अर्धमात्रा का ही समय लगता है। हमने जब स्वरों में देखा, स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुता स्वर में 3 मात्रा या उससे अधिक का समय। लेकिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें सिर्फ अर्धमात्रा यानी कि आधी मात्रा, अर्धमात्रा का अर्थ क्या होता है आधी मात्रा का समय लगता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। कोई व्यंजन है और उसमें क्या आता है स्वर का कोई योग ही स्वर का कोई योग नहीं होता है तो उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। इसे हम देखेंगे। स्पर्श वर्णा, अब क्या है ये हमारे स्पर्श वर्णा यानी कि स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उन्हें हम देखेंगे कि स्पर्श वर्ण में क ख ग घ ण, तो ये कौन सा वर्ण हुआ स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण ये कौन सा है क वर्ण के अंतर्गत आया है ना। अब च छ ज झ ण ये च वर्ग के अंतर्गत। अब ट वर्ग के अंतर्गत कौन से आएंगे ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग के अंतर्गत। त थ द ध न ये काय में त वर्ग के अंतर्गत। और प फ ब भ म ये प वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारे कौन से वर्ण हुए स्पर्श वर्ण। ये हमारे व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श वर्ण है कि क च ट त और प ये हमारे वर्ग हैं उनके अंतर्गत ये वर्ण है। अब हमारा है अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण तो य र ल व ये कौन से वर्ण है हमारे अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण और ये है ऊष्म वर्ण यानी कि ऊष्म वर्ण कि स स ह यानी कि ऊष्म वर्ण जो हम अंदर से स जो हमारे अंदर से मुख के अंदर से जो ध्वनि निकलती है स की वो ऊष्म वर्ण कहलाती है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजनानि यानी कि संस्कृत में संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त यानी कि जुड़े हुए है ना, जैसे कि श्र त्र ज्ञ श्र है ना। श्र त्र ज्ञ श्र ये क्या है 2 शब्दों से मिलकर या जुड़कर बने हुए हैं। कैसे ये संयुक्त होने के कारण वर्ण नहीं कहे जाते हैं। अब ये क्या संयुक्त है कि किसी से मिलकर बने हुए हैं तो इन्हें हम वर्ण नहीं कह सकते। जैसे श्र तो क और श को क और षटकोण वाला श मिलाकर क्या बनता है हमारा श है ना। श हमारा बनता है श्र, श्रमिक वाला श्र। और त और र को मिलाकर क्या बनता है हमारा त और र को मिलाकर क्या बनता है हमारा शब्द त्र। उसी प्रकार ज्ञ तो झ और ण को मिलाकर ज्ञ शब्द बनता है हमारा। और श और र को मिलाकर श्र शब्द बनता है श्री वाला है ना। तो आपको इसमें बता देते हैं हम कि र अन्य वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है। अब र 3 अन्य किसी अन्य और भी अन्य वर्णों के साथ 3 प्रकार से ये संयुक्त होता है। कैसे तो हम देखेंगे कि र कैसे हो रहा है। तो हम देखेंगे कि
संयुक्त होता है ना, अर्थात दूसरे वर्ण के बाद उच्चारित होने पर, जैसे किस प्रकार से यह उच्चारित हो रहा है, जैसे हम देखेंगे ऐसे कि प्रश्न, अगर हम कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसमें प में प्रश्न ऐसा तो लिखेंगे ही नहीं हम कि प र स न, परसन तो लिखेंगे नहीं। प्रश्न के लिए प में अगर इस र को अगर लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा प्र। त्र, श्र, क्र आदि। तो ये अन्य वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है र, है ना। और ट वर्ग के साथ र का संयोग किस प्रकार होने पर, जैसे ट्र, ड्र, ढ्र आदि, है ना, कि ट्र, ड्र और ढ, इन वर्णों में र का प्रयोग इस प्रकार से होता है। और जिस वर्ण के, इसमें आपको मात्राएं भी दी, जैसे प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्न के लिए आपको ये वाली मात्रा दी गई है, ट्र के लिए आपको ये वाली मात्रा दी गई है, और र के लिए एक ऊपर से हम जो लगाते हैं र, वो जिस वर्ण के साथ संयुक्त होता है उससे पहले उच्चारित होता है, जैसे शर्म तो ये ऊपर लगा हुआ है र, गर्म तो ये इसमें भी ऊपर, कर्म इसमें भी ऊपर, सर्प इसमें भी ऊपर। तो इनमें जिस प्रकार शर्म, गर्म, कर्म, सर्प आदि इन शब्दों में र का प्रयोग है, तो ये 3 प्रकार से र का प्रयोग इसमें होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। अगला है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह हम किसे कहते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोगवाह कहलाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे वर्ण विचार पूरे हुए। संस्कृत में वर्ण विचार इतने ही हैं। अगला हम उच्चारण स्थानीय कल पढ़ेंगे। इन्हें आप लिखें अपनी कॉपी में और समझें। धन्यवाद।